नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में हम आगे बढ़ रहे थे और आज हमारा 28वां वीडियो लेक्चर। पहले हमने बहुत सारे टॉपिक देखे, राष्ट्रपति के बारे में देखा, प्रधानमंत्री के बारे में देखा, मंत्रिपरिषद के बारे में देखा और कल हमने देखा था महान्यायवादी के बारे में और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। आज हम देखेंगे संसद के बारे में। संसद से संबंधित एक पहला वीडियो, और संसद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो हो सकता है कि इसके लिए 4 या 5 वीडियो आए, लेकिन यकीन मानिए जब सारे वीडियो खत्म हो जाएंगे तो संसद से बनने वाले जो सारे वैरायटी के प्रश्न होंगे वो भी आपके कवर हो जाएंगे। आइए देखते हैं संसद से संबंधित पहला प्रश्न। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। थोड़ी सी बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। तो आप जानते होंगे 18 वर्ष की उम्र जो है वो मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की उम्र होती है। यानी 18 वर्ष की उम्र यदि कोई पा लेता है, उम्र को छू लेता है, तो उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है। वो करवाता है तो दर्ज हो जाएगा और उसके बाद वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है, या तो लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए और निकाय चुनाव के लिए भी। और 18 वर्ष की उम्र एक और विशेष महत्व रखता है लड़कियों की शादी की आयु को लेकर के। यानी कोई लड़की यदि 18 वर्ष की उम्र छू लेती है, पार कर जाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो अब नाबालिग नहीं है और वो शादी कर सकती है। 21 वर्ष की उम्र के बारे में बात करूं तो ये लड़कों के लिए ये उम्र काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21 वर्ष की आयु के बाद लड़के बालिग माने जाते हैं और शादी की उम्र 21 वर्ष कानूनी रूप से रखी गई है कि न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र तो होनी ही चाहिए। कई निकाय चुनाव जो होते हैं, सबके राज्यों के अलग अलग कानून, अलग अलग नियम हैं, लेकिन निकाय चुनाव के लिए भी कहीं कहीं महापौर आदि के लिए या फिर सरपंच वगैरह के चुनाव के लिए 21 वर्ष की आयु मानी जाती है कि 21 वर्ष की आयु के बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। अब बात करते हैं लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 25 वर्ष। ध्यान देने वाली बात एक और है कि विधानसभा में भी यदि कोई निर्वाचित होना चाहता है और नामांकन भरता है तो उसके लिए भी 25 वर्ष की आयु होनी ही चाहिए। आइए देखते हैं आगे कुछ आर्टिकल, जिससे थोड़ी सी चीजें और भी समझ में आ जाए। संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। तो कभी कभी हो सकता है कि आपसे जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न पूछ ले, वहां पे ऐसा आर्टिकल दे दे, तो आपके लिए ये थोड़ा सा आर्टिकल अगर आप ध्यान देते जाएंगे, वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर ध्यान देना है। नहीं पूछा गया है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। और ऑप्शन डी है, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेकिन और भी जो सेंटेंस है और भी वाक्य हैं उस पर भी बात करेंगे। मतदाता सूची तैयार करने का काम जो है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का है और उसके लिए वो स्वतंत्र है। और आपको मालूम ही होगा कि एक निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अनुच्छेद 324 में इसके बारे में बताया भी गया है, भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। तो ये सी वाला ये गलत हो जाएगा, यानी यही सही आंसर होगा। आइए देखते हैं पहला, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। तो हाँ, 18 वर्ष की आयु यदि कोई प्राप्त कर लेता है तो उसका नाम निर्वाचन सूची में दर्ज हो जाता है और वो फिर मतदान कर सकता है। ऑप्शन बी पर बात करें, निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, तो इसका संचालन कौन करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राज्य में भी निर्वाचन आयोग के जो नियुक्त कर्मचारी होते हैं वो उसका सहयोग करते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग की, लेकिन मुख्य जो भूमिका होती है केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ही होती है।
और ऑप्शन डी है निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों को निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराता है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि निर्वाचन आयोग यदि राष्ट्रपति से अनुरोध करे कि भाई हमारे पास संसाधन की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, तो निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति अधिकार दे सकता है कि आप इस क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने निर्वाचन के कार्य में संलग्न करा सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के, ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकसभा के निर्वाचन में जो नामांकन होता है और राज्यसभा के निर्वाचन में जो नामांकन होता है उसमें इसमें थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। तो आगे जब राज्यसभा आएगा तो आपको समझ में भी आएगा, लेकिन अभी लोकसभा पे बात करते हैं। भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो आपको अगर कंफ्यूजन होना चाहिए पूरे ऑप्शन में तो आपको केवल इस ऑप्शन बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में होना चाहिए कंफ्यूजन। बाकी तो निवास करने वाले का मतलब ये नहीं कि अगर वो निर्वास कर रहा है इसका मतलब वो यहाँ का मतदाता है, और जो मतदाता है नहीं है वो किसी भी निर्वाचन में, भारत के किसी भी निर्वाचन में, या तो निकाय का चुनाव हो, राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, कहीं पर भी चुनाव नहीं लड़ सकता। और नागरिक की बात अगर कहें तो नागरिक मतदाता हो ये भी आवश्यक नहीं, कभी हम नागरिकता पे पढ़ेंगे तो इस पे बात भी करेंगे। अब जिस निर्वाचन क्षेत्र में से बी ऑप्शन की बात करूं, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा पहले जब कभी कभी चुनाव होता है तो आप देखते होंगे कि एक ही व्यक्ति 2 या 3 जगह से चुनाव भर देता है, नामांकन भर देता है। जैसे अभी जो गत चुनाव हुआ उसमें जो राहुल गांधी है उन्होंने 2 जगह से नामांकन भरा। तो अगर 2 जगह से वो नामांकन भर रहे हैं तो मतदाता तो किसी एक ही जगह के होंगे। जब एक ही जगह से होंगे तो 2 जगह नामांकन कैसे भर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अगर देखें तो ना वो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का हो, भारत का किसी भी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का हो, वो नामांकन भर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि जरूरी नहीं कि जिस क्षेत्र से वो लड़ रहा है उसी क्षेत्र में उसका नाम हो मतदाता सूची में, किसी दूसरे क्षेत्र में भी अगर उसका नाम रहता है मतदाता सूची में तो भी वो नामांकन भर सकता है। और इसके लिए जो पूरी व्यवस्था की गई है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार की गई है। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन को भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, मतलब कितना मत प्राप्त न हो सके तो उसको जमानत खो देता है। कुल वैध मतों का 1/3, कुल वैध मतों का 1/4, कुल वैध मतों का 1/5, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यदि कुल वैध मत जो पढ़ रहे हैं उसका 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता तो वो अपनी नामांकन खो सकता है। यानी अगर मान लीजिए कि कुल टोटल 600 मत पड़े तो 600 मत में से 1/6 तो ये हो गया 6 कम 6। अगर उसको 100 वोट भी नहीं मिलते यानी उसका नामांकन वो अपना जमानत राशि खो देगा और उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपको मालूम होगा कि जब चुनाव के लिए नामांकन भरा जाता है तो नामांकन के साथ जमानत राशि भी भरी जाती है, तो वही जमानत राशि की बात की गई है यहाँ पे। ये देखते हैं पांचवा प्रश्न, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो पहले तो ये 2000 तक वो था, 2003 तक था,
लेकिन अब इसको बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया है। और 84वें संविधान संशोधन में ये किया गया था, जो कि 2001 में हुआ था। और आगे की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और कि ये जो पूरी जो सीट की व्यवस्था है वो 1971 की जनगणना पे आधारित है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें, तो आपको याद रखना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छठवां। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका आंसर 552 होगा, लेकिन 552 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2019 में 104 नंबर का संविधान संशोधन कर दिया गया। पहले मैंने बताया भी था कभी कभी कि 552 होगा, लेकिन ये 552 नहीं होगा। 104 नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया 2019 में, उसमें दो जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व देने की बात थी, जो मनोनयन की बात थी, राष्ट्रपति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। तो सदस्य संख्या कितनी होगी? 550, दो लोगों को हटा करके। अब 550 में अगर बात करें तो 530 जो होंगे वो राज्य क्षेत्र से होंगे और 20 जो होंगे वो केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। तो इस तरह से 550 सीटें हैं वर्तमान में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़ सकते हैं आप। इसमें सारे जो अमेंडमेंट हुए हैं उनको भी दर्शाया गया है और राज्य के बारे में भी बताया गया है। सातवां प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? तो इसका होगा 31वां संविधान संशोधन। और इसका डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा है, आप पढ़ लेंगे। लेकिन जो 31वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1971 में हुआ था। तब लोकसभा में अधिकतम संख्या थी 500 और उसको बढ़ा करके 525 कर दिया गया राज्यों के लिए, जबकि 20 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दें तो 545 कर दिया गया था। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो इसका आंसर 20 हो सकता है। अभी हमने बात करी थी कि 530 जो होंगे वो राज्य क्षेत्र से आएंगे और 20 जो होंगे वो केंद्र शासित प्रदेश वाले क्षेत्र से आएंगे। तो 530 और 20 550 हो गए। पहले दो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते थे, लेकिन उसको 2019 में समाप्त कर दिया गया। आइए देखते हैं नौवां प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आपको याद होना चाहिए, फैक्चुअल प्रश्न है। 84 सीटें हैं। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 330 में दिया गया है। और अभी जो है लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? वो हैं 84। आइए देखते हैं 10वां एवं आखिरी प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो पहले ही बताया, अनुच्छेद 330। और थोड़ा सा इसके अंदर जाकर के देखने की कोशिश करते हैं। तो अनुच्छेद 330(1) के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति और 330(1) के अंतर्गत असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी कि 330(1) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए और 330(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा के विषय में किया गया है, यदि हम असम के क्षेत्र को छोड़ दें तो ये था हमारा 10वां प्रश्न, जो कि खत्म हो गया। अगर आप CGPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ स्टेट में आने वाले किसी एग्जाम, जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो क्लासेस पे अभी हमारा काम चल रहा है, वीडियो क्लास अभी बन रहा है। उम्मीद है हमारी कि एक अच्छा वीडियो क्लास आपको बना करके दें, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने में और दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं हो। आप देखें और चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए।
तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करें आप लोग। करंट अफेयर क्विज को आप डेली दीजिए, और टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। बहुत सारा टेस्ट इसमें फ्री भी होता है, तो आप चाहें तो फ्री टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पे हमने काम किया है, इस बार डिस्क्रिप्शन पे खासा मेहनत किया है, और कई बार डिस्क्रिप्शन से भी प्रश्न बन जाते हैं, और बिना डिस्क्रिप्शन के टेस्ट सीरीज का कोई महत्व नहीं है। इसलिए बेहतर टेस्ट सीरीज जो वही होगा जिसमें कि अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया होगा। तो इस पे हमने काम किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िए। अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन को पढ़िए ही पढ़िए, और हर टेस्ट को 3 से 4 बार दीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। अगर आप 3 से 4 बार टेस्ट को नहीं दे सकते, डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ सकते, तो आप बिल्कुल टेस्ट सीरीज को ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि वो केवल आपका वेस्ट ऑफ मनी होगा और टाइम की भी आपकी बर्बादी होगी। थोड़ा सा और आगे बताऊं कि 2018-19 में 32 से अधिक प्रश्न और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न सीजीपीएससी प्रीलिम्स में हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। तो इससे आप हमारे टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता का आकलन भी कर सकते हैं। बाकी इस कंटेंट का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसका कंटेंट पाइए। और अगर आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि हमको क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक बार 2 बार आपको चीज़ें समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलेंगे अगले वीडियो में।